Hello students, this is Kushwinder Singh and this is the fourth lecture of chemical reactions and equations. तो अब तक हमने जो लास्ट लेक्चर्स में देखा, लास्ट क्लासेस में देखा, हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब बेटा हमारी जो लास्ट क्लास में रिएक्शंस रह गई थी, दो टाइप और हमको पढ़ने थे, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस, है ना। तो आज हम उन क्लासेस को यहाँ पे उन जो दो क्लासेस ऑफ रिएक्शंस हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है और रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोला जाता है, उन क्लासेस को आज हम लोग उन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं। सो अब बात आती है कि हमने पढ़ चुके थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे ही आपको यहाँ पे नाम से पता चल रहा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो चीज़ें एक बार में डिस्प्लेस होंगी। हमने सिंपल जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उनमें देखा था कि उसमें कोई भी एक मेटल किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन से दूसरे आयन को रिप्लेस कर देता है, दूसरे मेटल आयन को रिप्लेस कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। एंड यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ देखेंगे कि दो आयन्स, दो हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स लेंगे और वो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ अपने आयन्स को एक्सचेंज करेंगे और इसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है, दो आयन एक दूसरे को एक्सचेंज क्यों करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बहुत सारे रिएक्टेंट्स को डाल देते हैं कहीं पे, एक आपने बीकर लिया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, कुछ भी लिया, उसमें आपने बहुत सारे रिएक्टेंट्स को डाल दिया, तो अगर कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये कैसे पता लगाएंगे। और वो जो रिएक्शन हो रही है, कंसीडर करो वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। तो इसका सिंपल रीज़न होता है कि जो उन रिएक्शंस के थ्रू या उन रिएक्टेंट्स के जुड़ने से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, इसीलिए हमेशा मोस्ट स्टेबल की तरफ प्रोडक्ट जाता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम अक्सर ये चीज़ देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ आयन एक्सचेंज करते हैं और एक स्टेबल फॉर्म में चले जाते हैं। अब वो स्टेबल फॉर्म इतनी ज़्यादा होती है कि हमको वो सॉल्यूशन से अलग दिखना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स वो सॉल्यूशन में नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप के एक्सचेंज करके आयंस को सॉल्यूशन के नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, बॉटम में जो भी हम फ्लास्क लेंगे। और इस चीज़ को जो हमारा इनसॉल्युबल अब हो चुकी है, इस चीज़ को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है। और कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम इनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं अगर हमारा यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, कोई प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन रहा है। अब बात आती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के क्या एग्जांपल होते हैं और इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है लिखने का। मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड दे एक्सचेंज देयर आयंस, अगर दो रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाए और वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लें, दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, रिएक्शंस इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिसमें हमारा रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगर इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो सकती है कि ए और बी, कंसीडर करो ये हमारा एक आयन है, ये दूसरा आयन है और इसको हमने रिएक्ट कराया C प्लस डी के साथ। तो अब क्या होगा बेटा, ए हमारा हो सकता है ए सी के साथ एक्सचेंज कर ले और बी डी के साथ चला जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी बना सकते हैं हम लोग बेटा और बी डी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या लिख रहा है, दैट द रिएक्टेंट्स हैव एक्सचेंज देयर आयंस, उन रिएक्टेंट्स ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है। और ये जनरली हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, हमें कैसे पता चलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या क्या एग्जांपल हैं इसके, कहाँ होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का
सबसे पहला एग्जांपल जो आपकी बुक्स में भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दैट इज व्हेन यू रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट विद बैरियम क्लोराइड। जब आप सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो द प्रोडक्ट फॉर्म, जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एज, जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो एक पीपीटी, एक प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट को अक्सर पीपीटी से ही डिनोट किया जाता है, सिंपल पीपीटी बोल दिया जाए, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट है। तो ये आप देख रहे हैं तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिए हुए हैं, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन में हमारा क्या लिया हुआ है, इसमें हमारा बैरियम क्लोराइड लिया हुआ है और ऊपर से यहाँ पे हम लोग सोडियम सल्फेट इसमें डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे हम लोग सोडियम सल्फेट डालते हैं बैरियम क्लोराइड के साथ, बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट डालते हैं, और वैसे ही हमारा जो बैरियम और सोडियम सल्फेट का सोडियम है, यानी कि इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है हम आपको समझाते हैं। देखो कि यहाँ पे हमारा Na2SO4 है, अगर हम इसकी रिएक्शन BaCl2 के बैरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। ये जो हमारा बेटा यहाँ पे बैरियम है, ये बैरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा और सोडियम हमारा क्लोरीन के साथ चला जाएगा क्लोराइड फॉर्म में, और ये हमारे यहाँ पे क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विद बैरियम सल्फेट। और बैरियम सल्फेट जो होता है बेटा हमारा, ये हमारा प्रेसिपिटेट होता है, पीपीटी बनता है। और पीपीटी को हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर कभी पीपीटी बन रहा है तो डाउन एरो हम बना देंगे तो वो पीपीटी को रिप्रेजेंट करेगा। और ये पीपीटी, ये पीपीटी जो है, ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है, ये प्रेसिपिटेट है, क्योंकि ये अब इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये हमारी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और आप क्या देखेंगे, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कि प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करती है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट, जो भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है, सच रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये हमारी जो रिएक्शन है सोडियम सल्फेट की बैरियम क्लोराइड के साथ, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ इट इज ऑल्सो ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हमारी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। अब क्या सिर्फ यही होता है या और भी होते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल, और भी हमारे इसके एग्जांपल्स हैं। कुछ और मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और करा दूंगा जहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वो एग्जांपल कॉमन होते हैं और अक्सर एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में उनसे उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो ये आप लोगों ने समझा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम किस की रिएक्शन कराएं तो एक हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो आयन हमारे एक्सचेंज होंगे, और ये सभी की सभी हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, सभी में हमारा आयन फॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चे, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। अब पहली रिएक्शन क्या है, व्हेन वी रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। जब आप सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3, दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट, आप बेटा जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करोगे, व्हेन यू मिक्स AgNO3 विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर भी बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। आपका Ag और Cl ये एक दूसरे के साथ जाएंगे, और Na एंड NO3 ये एक दूसरे के साथ जाएंगे, और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, दैट विल बी ऑफ सिल्वर एंड क्लोरीन। वो सिल्वर और क्लोरीन का जुड़ के सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ से हमको जो मिलेगा वो रिएक्शन क्या होगी, NaNO3 प्लस AgCl, और AgCl बेटा हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा। तो ये हमारा एक प्रेसिपिटेट यहाँ से हमने बना लिया, और ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अब बेटा हम उसके बाद बात करते हैं दूसरा और क्या एग्जाम्पल है। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर भी हमको एक प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो प्रेसिपिटेट हमारा येलो कलर का होता है, और प्रेसिपिटेट जो होता है दैट विल बी ऑफ लेड आयोडाइड। वो प्रेसिपिटेट हमारा लेड आयोडाइड का होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देखें। तो लेड नाइट्रेट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। सो दिस इज लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट के साथ हम रिएक्शन करेंगे पोटेशियम आयोडाइड की। सो द फॉर्मूला फॉर
potassium iodide is Ki, and when you react these two, अब इसमें भी क्या होगा, now lead reacts with lead exchanges with I and potassium exchanges with nitrate. तो अब यहाँ पे बेटा हमको जो सब्सटेंस मिलेंगे, वो प्रोडक्ट मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे हमको, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड PbI2। और ये जो PbI2 है, इसका जो बेटा ये हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाता है, और इसका प्रेसिपिटेट कैसा होता है, येलो कलर। ये प्रेसिपिटेट हमारा कैसा होता है बेटा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो अक्सर सवाल आ सकता है कि वो आपसे पूछ दे लेड नाइट्रेट और KI सॉल्यूशन को डिसॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा आए, और फिर बोले कि जो हमारा वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बना था, प्रेसिपिटेट हमारा येलो कलर का था, तो प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट क्या है वो, येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है उसका फॉर्मूला लिखो। तो सिंपली बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेड आयोडाइड PbI2। अब थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट विद सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो यहाँ पर भी बेटा हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और यहाँ पर भी एक दूसरे से आयन एक्सचेंज होकर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और वो प्रेसिपिटेट जो बनता है दैट विल बी ऑफ कैल्शियम सल्फेट। वो प्रेसिपिटेट हमारा कैल्शियम सल्फेट का होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट पहले लिखें, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला जो होता है इट इज Al2SO4 होल थ्राइस। ये हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, और इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो सल्फेट कैल्शियम के साथ, हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, AlOH होल ट्वाइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा बेटा हमको, और उसके साथ हमको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट, और ये कैल्शियम सल्फेट भी हमारा PPT फॉर्म में वहाँ पे मिलता है। ये भी हमारा समवट वाइट PPT होता है, वाइट PPT डल वाइट बोल सकते हैं उसको। तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, एंड इट इज ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। अब हमने सीख लिया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ कोई एक आयन दूसरे आयन को या एक मेटल दूसरे मेटल आयन को एक्सचेंज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, और उसकी रिएक्टिविटी बताने के लिए हमने एक्टिविटी सीरीज को देखा, जिसमें जो मेटल्स थे वो अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज थे, एंड दैट अरेंजमेंट और दैट vertical arrangement of column of metals on the basis of their reactivity is called activity series, जो हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने यहाँ पे देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल्स या फिर आयन्स एक दूसरे के साथ, दो रिएक्टेंट्स के आयन जो हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करके मोर स्टेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं, और मोर स्टेबल फॉर्म हमारा प्रेसिपिटेट बन के सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में हमारा सेपरेट होना शुरू हो जाती है, और ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली दो इक्वेशंस का, दो रिएक्शंस का एक जो दो प्रोसेसेस का वर्ड जो है उनको जोड़ के रिडॉक्स रिएक्शन बनाया गया है। अभी हम समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। रिडॉक्स जो है वो दो प्रोसेसेस का मिला हुआ वर्ड है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन वर्ड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, और ये दोनों प्रोसेस जब साथ हो रहे होते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है रिडॉक्स। तो हमारा जो वर्ड है रिडॉक्स, जो वर्ड है रिडॉक्स, उसमें फर्स्ट पार्ट रेड मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा जो है दो पार्ट में होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। लेकिन हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, पहले हम रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है उसको जानेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे प्रोसेस जो देख रहे हैं, जो हम केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, क्या वहाँ पे दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे यस दैट विल बी अ रिडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है। तो और ये होता है कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी जरूर होगा, ठीक है। सो नाउ इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन जैसे आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किया, कोई भी रिएक्टेंट ने, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन। इफ एनी सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और रिमूव्स ऑक्सीजन, अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा ऑक्सीजन को रिमूव करता है या लूज करता है, दैट प्रोसेस यानी कि अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में गेन हुआ, रिडक्शन में लॉस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे हाउ कैन वी डिफाइन ऑक्सीडेशन। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे द सब्सटेंस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, वो सब्सटेंस अब ऑक्सीडाइज हो चुका है। सिमिलरली अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन हमारी रिमूव हो रही है तो सब्सटेंस को हम बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस, और सब्सटेंस हमारा बोला जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, तो हम उसको रिड्यूस्ड फॉर्म बोलेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, और इसी प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। अब मतलब क्या है इसका, वो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हमने बोला। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पे इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप कंसिडर करो कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करेंगे, कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, और मैंने जो सिंबल बनाया है आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सिंबल मतलब हीट होता है, डेल्टा मतलब, तो कॉपर और ऑक्सीजन को जोड़ के जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड बनता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो अब इस सब्सटेंस ने हमारा कॉपर को, इस कॉपर ने हमारा ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये जो प्रोसेस होगा, अब ये प्रोसेस हमारा कहलाया जाएगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कॉपर हमारा ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो ऑक्सीडाइज मतलब कि जिस भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ी है उसको हम ऑक्सीडाइज फॉर्म बोलते हैं। तो कॉपर जो है हमारा अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो चुका है। अगर आप सेम कॉपर ऑक्साइड को, अगर आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट करें तो ये जो रिएक्शन आपने देखी इसका रिवर्स हो जाएगा, वापस से ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है अपने आप को कॉपर में कन्वर्ट करेगा और हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड ने अपने थ्रू अपने पास से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन लूज कर दिया। तो ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब यहाँ से यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है उसको रिडक्शन बोला जाएगा, और इस कॉपर की इस फॉर्म को बोला जाएगा ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, दैट कॉपर हैज बीन रिड्यूस्ड, कॉपर हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। अब अगर आप इसमें एक और चीज ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है। कहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन मिल गई ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हम क्या बोल सकते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में ये जो प्रोसेस हुआ दैट इज रिडक्शन, एंड हाइड्रोजन से आपका वाटर बनने का जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उसमें ऑक्सीजन हमारा ऐड हो चुका है। तो ये हमारे दो प्रोसेस होते हैं कि अगर ऑक्सीजन के हमारा गेन हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अगर हमारा ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, और दोनों प्रोसेस जब साइमल्टेनियसली होते हैं तो इन प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो दोनों प्रोसेस जब हमारे एक साथ होते हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं रिडॉक्स, और इन रिएक्शंस को नाम दिया जाता है बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस। हम इनको रिडॉक्स रिएक्शंस बोल देते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखें कि क्या रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या ऑक्सीजन ही तरीका है रिडॉक्स रिएक्शन को बताने का या कोई और भी तरीका है? तो हाँ, देयर आर सम अदर terminologies or some other methods through which we can easily consider a molecule or easily consider a process whether it is an oxidation or reduction process। अब वो क्या है तो हम उसको यहाँ पे देखते हैं। अब हमने देखा जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है टुगेदर रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं। बात आई थी कि ये क्या
सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की वजह से ही रिडॉक्स और हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम रिडॉक्स रिएक्शंस को दो और टर्म्स में पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन मतलब इधर हाइड्रोजन लॉस हो और हाइड्रोजन गेन हो, एंड सिमिलरली इधर हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस हो और या फिर गेन हो। तो जैसे हमने ऑक्सीजन के लॉस गेन पे रिडॉक्स को डिवाइड कर दिया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को, सिमिलरली हम हाइड्रोजन के बेसिस पे भी उसके गेन और लॉस के बेसिस पे भी किसी मॉलिक्यूल में गेन हो रहा है, किसी सब्सटेंस में लॉस हो रहा है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे हाइड्रोजन के बेसिस पे ही रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी ऐसा ही होगा, तो हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। पहला हम हाइड्रोजन के टर्म्स में इसको समझते हैं। तो अब हाइड्रोजन के टर्म्स में देखा जाए तो कैसे हम इसको बता सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के टर्म में क्या होता है, जब भी हमारी हाइड्रोजन रिमूव होगी तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। whenever hydrogen is removed it is called oxidation, और whenever hydrogen is gained it is called reduction। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में इट इज अपोजिट टू दैट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हमारा ऑक्सीजन के टर्म्स में जो आ रहा था उसका अपोजिट हो चुका है। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन के टर्म में जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसको रिडक्शन बोल रहे हैं। ऑक्सीजन लॉस हुआ तो उसको रिडक्शन बोल रहे थे, लेकिन हाइड्रोजन हमारा रिमूव हुआ तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। तो सिंपल याद रखना है, उसको अलग लिख लेना है, इसको अलग लिखना है, इलेक्ट्रॉन को अलग लिखेंगे, फिर तीनों को एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कैसे हमको यहाँ पे समझना है, कैसे हमको इनको याद रखना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन देख चुके हैं, अभी सिर्फ हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन में हमने क्या देखा, जब भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन गेन होगी तो इस प्रोसेस को रिडक्शन बोला जाएगा। अब हाइड्रोजन गेन होने का क्या मतलब है, हम कैसे समझ सकते हैं कहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो गई है। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखें, MnO2 की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बनेगा दैट विल बी MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl। तो ये हमारे यहाँ पे रिएक्शन का जो रिएक्शन होती है तो ये कंपाउंड बनता है। अब हम यहाँ पे देखें हाइड्रोजन गेन, तो हाइड्रोजन गेन कहाँ हुआ, हाइड्रोजन गेन हुआ ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन गेन हुआ ऑक्सीजन पे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारा रिड्यूस हो चुका है। तो ऑक्सीजन जो है हमारा रिड्यूस हुआ और वाटर बनाया। सिमिलरली अगर बात की जाए हमारा हाइड्रोजन रिमूव कहाँ से हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से क्लोरीन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो क्लोरीन जो प्रोसेस है यानी क्लोरीन जो है यहाँ पे प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन का। तो मैं यहाँ पे अगर आपको और अच्छे से इसको यहाँ पे हम लोग समझें तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि HCl से बन गया Cl2। HCl से क्या बन गया बेटा हमारे यहाँ पे Cl2। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ यानी कि रिमूवल, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा MnO2 है, MnO2 में ऑक्सीजन जो है वो हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये जो प्रोसेस हुआ हमारा दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब अगर हम इसको ऑक्सीजन के टर्म्स में भी देखें तो हमने ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या लिखा था कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर हमारा रिमूव होगा तो रिडक्शन। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन MnO2 से रिमूव हो गया तो रिडक्शन, चाहे मैं ऑक्सीजन के टर्म में देखूं चाहे मैं इसको हाइड्रोजन के टर्म में देखूं, बात एक ही रहेगी, बस देखने का नजरिया अलग हो चुका है, ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है। सिमिलरली जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ऐड होती है तो ये हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन MnO2 की रिलीज हो गई है और हाइड्रोजन में हमारी ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, हमारा ऑक्सीडेशन हो चुका है। अगर हम हाइड्रोजन के बेसिस पे देख के बात करें तो हाइड्रोजन का यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन हो चुका है। और हम यहाँ पर भी देखकर बता रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का प्रोसेस जहाँ पर भी यूज हुआ है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के
लॉस और गेन के फॉर्म में हमने यहाँ पे देखा रिडॉक्स रिएक्शन को, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। अब दूसरा जो हमारा तरीका है बताने का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, कि आखिर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या होता है, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा बच्चे, तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है इस प्रोसेस को रिडक्शन बोला जाता है, और जब भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस किया जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा दैट विल बी रिडक्शन, एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। तो अब जैसे कि हम सबको मालूम है क्लोरीन जो होता है ऑलवेज हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो यहाँ पे प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है। और दूसरा हम यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, तो सोडियम की टेंडेंसी होती है ऑलवेज टू लूज इलेक्ट्रॉन, सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। देन नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया एंड इटसेल्फ गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन। और सिमिलरली क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन एटम में क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो चुका है। और इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक के इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग बेटा रिडक्शन, एंड दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। तो ये सिंपल तरीका था इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब आपको याद रखने के लिए मैं तरीका एक बता देता हूँ, दैट लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हमने यहाँ पे क्या देखा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपको मालूम है, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये रिडक्शन होता है। हम यहाँ पे अगर देखें लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारा ये रिडक्शन है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या है बेटा, गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आप इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे हाइड्रोजन के केस में। तो अगर हमारा हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, और अगर हमारा हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोला जाएगा। सिमिलरली अब इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है यानी हाइड्रोजन के जैसे अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन हमारा अगर लॉस हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं हमारा रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि LO अगर आया तो मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे, तो O अगर आया तो ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिगार्डेड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है हाइड्रोजन के टर्म में हमने देखा, ऑक्सीजन के टर्म में हमने देखा, इलेक्ट्रॉन के टर्म में हमने देखा। तो हम लोग समझ चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और टुगेदर दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज रिडॉक्स प्रोसेसेस और रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, इसीलिए हम इनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक और मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अगर हम जिंक ऑक्साइड में कार्बन को ऐड कर दें और इसको हीट करें तो ये हमारा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या हो गया बेटा, हमारा ऑक्सीडेशन। और अब जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है, तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया बेटा, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जिंक ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है। मेरा आपको एक और बताने का यहाँ पे इस रिएक्शन को बताने का क्या रीजन है, अगर आप यहाँ पे देखें बेटा, जिंक ऑक्साइड ने कार्बन की प्रेजेंस में अपने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, यानी कि जिंक का जो रिडक्शन हुआ है कार्बन की वजह से हुआ है। अगर कार्बन नहीं होता तो जिंक ऑक्सीजन नहीं देता। सिमिलरली कार्बन को जो ऑक्सीजन मिला है वो जिंक ऑक्साइड की वजह से मिला है। अगर वहाँ जिंक ऑक्साइड नहीं होता तो कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड की वजह से इसका रिडक्शन हुआ और ये कंपाउंड की वजह से कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो दूसरे का ऑक्सीडेशन अगर करा रहा है तो इस बेसिस पे हम कंपाउंड्स को कौन सा एजेंट की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, वो क्या हम उनको टर्मिनोलॉजीज दे सकते हैं। तो मैं आपको वही यहाँ पे समझाने वाला हूँ नेक्स्ट,
कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी और हमको समझनी है। फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो अभी हमने देखा जैसे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर कार्बन से कराई तो यहाँ पे ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस को हमने बोला था ऑक्सीडेशन और ये प्रोसेस को हमने बोला था रिडक्शन। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है इसने कार्बन को ऑक्सीडाइज किया है, कार्बन का इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, खुद रिड्यूस हो गया। तो अब जिंक ऑक्साइड को हम बोलेंगे ये कार्बन के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हमने नाम दे दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कार्बन की वजह से जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, तो कार्बन हमारा हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने रिडक्शन कराने में हेल्प की है। तो ऐसा कोई भी एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन या करा रहा है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और ऐसा कोई भी एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और दूसरे का ऑक्सीडेशन तब कराएगा जब वो खुद से ऑक्सीजन देगा, उसको खुद का रिडक्शन करेगा। तो हम इसके बेसिस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे बता सकते हैं? ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। जो खुद रिड्यूस हो जाएगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करा देगा, यानी दूसरे का काम कराने वाला एजेंट होता है। अब वो हमारा जो पॉलिसी एजेंट हो सकता है, वो हमारा टिकट एजेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारा काम करा के दे रहा है ना। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो दूसरे का काम कराएगा उसी के बेसिस पे नाम दे देंगे। अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का रिडक्शन करा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका जस्ट अपोजिट आप लोग समझ सकते हो क्या बनेगा? इसका जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो दूसरे का रिडक्शन कराएंगे और खुद हमारे क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जैसे कि कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और जिंक ऑक्साइड यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखा। और सिमिलरली अगर हम लोग अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखना चाहें तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? ए सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है और खुद से ही वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को या इन एजेंट्स को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। ये जो एजेंट्स हैं और जो हमारा दूसरों को ऑक्सीडाइज कराते हैं उनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको रिडॉक्स रिएक्शंस में सिर्फ इतना ही देखना था। तो मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंक्लूड करूँ तो हमने क्या क्या सीखा है रिडॉक्स रिएक्शन में। अब आप ऐसे लिख देंगे ऑक्सीजन की फॉर्म में, हाइड्रोजन की टर्म में और इलेक्ट्रॉन की टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेन और यहाँ पे लिखेंगे लॉस। तो आपको ये याद रहेगा, गेन हुआ क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन यानी कि ऑक्सीडेशन। अगर गेन हुआ हाइड्रोजन यानी कि रिडक्शन। आप भी कंक्लूजन लिखेंगे तो आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा, वो बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। अगला गेन हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। नेक्स्ट लॉस, किसका लॉस? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का लॉस तो रिडक्शन। नेक्स्ट हाइड्रोजन, क्या? लॉस, हाइड्रोजन का लॉस तो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या बेटा? लॉस, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस तो ऑक्सीडेशन। तो ये आपको जो चार्ट है आप इसको याद कर लेंगे और आपको फिर रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं ऑक्सीजन के टर्म में, हाइड्रोजन के टर्म में, इलेक्ट्रॉन के टर्म में, वो बार बार उसकी डेफिनेशन नहीं देखनी, सिर्फ इस चार्ट को एक बार देख लेना है क्या इसमें है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा। ठीक है ना, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, और जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो इसमें भी हमको बस अपोजिट याद रखना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा कि अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है
तो ये किसकी तरह वर्क करेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हुआ, रिड्यूस फॉर्म में आया, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दो चार्ट आपको याद रखने हैं जो भी हमने रिडॉक्स में पढ़ा। रिडॉक्स थोड़ा सा एक नया टॉपिक होता है हम लोगों के लिए, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट वो कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा। अगर आप वो पढ़ के इस चार्ट को समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ये कंक्लूजन रिडॉक्स का हो गया और ये कंक्लूजन हमारा एजेंट्स का हो गया कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आज की क्लास में हम लोग दो रिएक्शंस पढ़े, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने 4 एग्जांपल्स देखे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सब बोलते हैं उनको क्योंकि उनमें प्रेसिपिटेट बनता है, और रिडॉक्स रिएक्शन के हमने यहाँ पे ये प्रोसेस को समझ लिया है, इसके एग्जांपल भी देख लिए हैं। और इसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक्स हैं दैट इज कोरोजन एंड डेंसिटी, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज हमने जो देखा आप लोग उसको पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा, और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।